देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है हमारा कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसका ये जो भाग है ये दूसरा है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें पहले, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक लेने से पहले आपको अपने ग्रुप के बारे में बता दें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें लगभग आज की डेट में 2250 के करीब स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका मेन टॉपिक है, तो चलिए इसको समझते हैं। क्यूबा जो है एक छोटा सा देश था, ठीक है। क्यूबा जो था एक छोटा सा देश था जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था, यानी कि अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक था और एक छोटा सा द्वीपीय देश है, बहुत मामूली सा छोटा सा देश क्यूबा, अगर आप मैप में देखोगे तो। लेकिन क्यूबा की जो दोस्ती थी ना वो सोवियत संघ से थी। अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा पार्ट 1 देखने के बाद कि यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। और क्यूबा जो है वो किसके पास है? अमेरिका के नज़दीक में है। लेकिन इसकी दोस्ती किससे है? दोस्ती इसकी यूएसएसआर से है। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो कि दुश्मन का दोस्त, यानी कि अमेरिका का भी एक तरह से दुश्मन ही है, ये समझो। क्योंकि क्यूबा जो था अमेरिका के नज़दीक था, इसलिए यूएसएसआर ने सोचा क्यों ना हम क्यूबा का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा कैसे उठाते, यही पूरी कहानी में देखेंगे। तो सोवियत संघ इस जो था वो कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था, यानी कि सलाह मशवरा और प्लस में आर्थिक मदद, दोनों तरह की सहायता की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ जो था वो देता था किसको? क्यूबा को। सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्चेव, नाम याद रखना, निकिता खुश्चेव। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोचा क्यों ना हम क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना ले, और सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, यही इनके दिमाग में आ गया। फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लेते हैं तो उससे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब आप सोचो कि यूएसएसआर का दोस्त है क्यूबा जो कि बिल्कुल अमेरिका के नज़दीक है, या फिर आप ये समझ लो अमेरिका का पड़ोसी है, आप पड़ोसी मान के चलो, इतना नज़दीक है। तो अगर ये यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बना लेंगे तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में क्यूबा जो था अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अगर सैनिक अड्डा बना लेते तो क्यूबा से अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था, यानी ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सकती थी, ठीक है। तो एक बार आप मैप में समझने का प्रयास करो इसको। क्यूबा अभी जितना मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूबा, ठीक है, छोटा सा जब आप मैप में देखोगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा अमेरिका और इधर इधर की तरफ आपको दिखेगा सोवियत संघ। अमेरिका और क्यूबा बिल्कुल नज़दीक हैं, एकदम पास में है, लेकिन दोनों की दोस्ती नहीं है। क्यूबा जो है अमेरिका के नज़दीक है पर इसकी दोस्ती किससे है? सोवियत संघ से है। इसीलिए सोवियत संघ ने सोचा कि भाई इतनी दूर से हम उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अमेरिका को, लेकिन अगर हम क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदल लें, यानी कि क्यूबा को हम अपना सैनिक अड्डा बना लें और यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दें, तो ऐसे में हम अमेरिका को भयंकर नुकसान पहुंचा पाएंगे। तो ये निकिता खुश्चेव ने सोचा था, यही कहानी है, ठीक है। आगे देखिए, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब परमाणु मिसाइल तैनात करने से क्या होगा? अमेरिका जो था वो बिल्कुल नज़दीकी निशाने में चला जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे क्यूबा है और क्यूबा में मिसाइलें तैनात है, तो अमेरिका बिल्कुल नज़दीकी निशाने पे है और नज़दीकी निशाने में पहुंच गया। इसकी खबर अमेरिका को लगी, लेकिन कितने समय के बाद लगी? 3 हफ्ते के बाद। 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगा कि ऐसे ऐसे मिसाइलें तैनात हैं और वो बिल्कुल नज़दीकी निशाने में है, उसको तो भयंकर नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, ठीक है। क्यों ऐसा है? अब अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति हैं वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि यहां से अगर मिसाइल चलाई जाती हैं तो अमेरिका को भयंकर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। और अमेरिका इस चीज़ को अच्छे से समझ गया था क्योंकि सोवियत संघ जो था वो कोई ऐसी वैसी मतलब मामूली शक्ति नहीं था, बल्कि वो एक महाशक्ति था, अमेरिका के जैसा ही ताकतवर था। इसीलिए ये डरे हुए थे। तो ये ऐसा कुछ भी फैसला लेने से डर रहे थे जिससे कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता वो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ता। तो ये पूरी क्यूबा मिसाइल संकट वाली कहानी है, इसको ध्यान से आपको समझना है। अब मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे है क्यूबा और यहाँ पे है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ये मान लो आप, ठीक है, यूएस से। इस तरीके से यहाँ पे मिसाइलें तैनात हो गई है। अमेरिका जो है
अमेरिका जो है वो निशाने पे है और यूएसएसआर बिल्कुल उसको निशाने पे ले चुका है। अमेरिका अब डर रहा है कुछ भी फैसला लेने से, कहीं दोनों के बीच में युद्ध ना हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास था कि जो निकिता खुश्चेव है वो वहां से अपनी मिसाइलों को हटा लेंगे, उन्हें पूरा यकीन था। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जो जंगी बेड़े हैं, जो भी मतलब जहाज उनके हैं जंगी, उनको आगे करो और क्यूबा की तरफ जो यूएसएसआर से जो जहाज आ रहे हैं, यानी सोवियत संघ के जहाज जो क्यूबा की तरफ आ रहे हैं, क्यूबा की मदद करने के लिए आ रहे हैं, उनको रोको, रास्ते में ही रोको। ऐसे समय में ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, ये कोई आम युद्ध नहीं होता, अगर हो जाता तो कोई आम युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। ये बहुत ही संवेदनशील समय रहा है इतिहास में, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। तो ये पूरी स्टोरी आपको बिल्कुल रिकॉल करा देता हूं बिना एक शब्द पढ़े हुए। अब मैं आपको पूरी स्टोरी की तरह बताता हूँ। ये अमेरिका है यूएस से, और ये है मान लो यहाँ पे यूएसएसआर। यूएसएसआर की दोस्ती थी क्यूबा से। इसने क्या करा, अपनी मिसाइलें जो थी यहाँ पे तैनात कर दी। अब अमेरिका निशाने पे था। अब ऐसे में अमेरिका को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि लड़ाई की नौबत आ जाए, और अगर झगड़े ये युद्ध का वॉर की स्थिति हो जाती है मान लो, तो ऐसे में जो भयंकर परिणाम होंगे वो यूएसए को ही उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, अपने जंगी बेड़े आगे भेज दिए ताकि जो यूएसएसआर के हैं वो जो उधर के जहाज आ रहे हैं जो भी है उनको रोका जा सके। और ऐसे में दोनों आमने सामने थे। ये दुनिया में अगर हम देखें, अभी हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं होता, उसमें केवल युद्ध की संभावनाएं होती है। फिर हमने पढ़ा था 1945 से 1991 तक ऐसी स्थिति थी। तो ये 45 से 91 तक के जो लगभग 45 साल के करीब जो है वर्ष, इसमें जो सबसे भयंकर समय था वो 1962 वाला क्यूबा मिसाइल संकट था। क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, दोनों जंगी बेड़े, ये समझ लो दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी बिल्कुल, और ऐसा लगा था दुनिया को कि युद्ध हो जाएगा, पूरे चांस हो गए थे युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं, क्योंकि इसी को तो शीत युद्ध कहते हैं जहां पे युद्ध ना हो। तो ऐसी स्थिति हो गई थी, इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे संवेदनशील समय रहा है इन दोनों महाशक्तियों के बीच में। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट आपको याद हो जाएगा। यहाँ से पूरी स्टोरी आपको लिखनी नहीं है, स्टोरी आपको दिमाग में रखनी है। बस आपको नाम याद रखने कि क्यूबा की तरफ से फिदेल कास्त्रो थे, सोवियत संघ की तरफ से निकिता खुश्चेव थे, अमेरिका की तरफ से जॉन एफ कैनेडी थे। ये इनके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं बस। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए थे, परमाणु हमला किया था। ठीक है, और जापान एकमात्र देश है जिसने परमाणु बमों को झेला है। तो ये अमेरिका ने जापान के 2 शहर जो थे उस पे परमाणु बम से हमला किया। कौन कौन से शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, आपको डेट याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये 2 शहर जरूर याद रखने हैं। अगस्त 1945 याद रखो, हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इस घटना के बाद अमेरिका की दुनिया भर में आलोचना की गई। आलोचना क्यों की गई, क्योंकि देखो अमेरिका था बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, और जापान उसके सामने उस समय में इतना शक्तिशाली नहीं था। तो ऐसे में दुनिया ये मान रही थी कि जब सबको पता है कि जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने वाला है या सरेंडर करने वाला है, तो ऐसे में क्या जरूरत थी उस पर परमाणु बम गिराने की। ठीक है, यही इस तरीके से बहुत आलोचना की गई अमेरिका की, कि अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराने वाला जो फैसला लिया था, कहा जाता है कि ये गलत फैसला है। ठीक है, ऐसा नहीं करना था। तो ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका पे जब बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई गई, तो अमेरिका ने अपने बचाव में कुछ स्टेटमेंट दिया, यानी कि कुछ कहा। अमेरिका ने ये कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा जो विश्व युद्ध है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो जल्दी समाप्त हो जाए और आगे जो हानि होने वाली है उसको रोका जा सके। इसलिए अमेरिका ने क्या करा, जापान पे सीधा परमाणु बम गिरा दिया। तो ये वैसे कोई इसके पीछे कोई लॉजिक तो होता नहीं है कि अगर युद्ध समाप्त करना हो तो उसको खत्म ही कर दो, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने बचाव में ये तर्क देने की कोशिश की, जबकि सबको पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका जानबूझ के ऐसा कर रहा है और अमेरिका का इसके पीछे एक उद्देश्य था। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिका ने जापान पे जो परमाणु बम गिरा दिए उससे जापान को बहुत नुकसान हुआ। तो आखिर अमेरिका को पता था कि वो आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों करा, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो अमेरिका ये दिखाना चाह रहा था सोवियत संघ को
कि वो ही मतलब अधिक ताकतवर है, यानी अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा था कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाह रहा था, अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। तो ये था। तो यहाँ से ये जो आपको ये बम गिराए गए ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से पता है अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अमेरिका की ने जो बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन बमों को कुछ कोड नेम भी दिया गया था। वो कोड नेम क्या था आपको याद रखना है, लिटिल बॉय, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको याद रखना है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। इनकी क्षमता जो थी वो 15 से 21 किलोटन मानी जाती है, जबकि ये बहुत कम क्षमता वाले बम हैं। आज के समय की बात करें तो इससे 50 हजारों गुना अधिक शक्तिशाली बम हैं परमाणु बम दुनिया के ताकतवर देशों के पास। जब इतनी कम क्षमता वाले बम ने इतनी भयंकर तबाही मचा दी थी, तो आप कल्पना कर सकते हो कि अगर परमाणु युद्ध हो जाता और आज के समय में हो जाए ऐसा कुछ, तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है शॉर्ट में। एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा भाई कि हमने ये सुना कि यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच लगभग 45 वर्षों तक क्या रहा, एकदम मतलब ऐसा माहौल रहा युद्ध जैसा कि युद्ध हो जाएगा, पर हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आखिर युद्ध हुआ क्यों नहीं। इतने मतलब लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, कंपटीशन चलता रहा, एक अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, हथियारों की होड़ में लगे रहे, पर युद्ध क्यों नहीं हुआ, क्या इसके पीछे कारण है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है जो बहुत सारे बच्चे गलत समझते हैं, इसको ध्यान से समझो। देखिए, जब 2 महाशक्ति आमने सामने हो, सॉरी, या फिर आप सोच लो कि 2 देश हैं, एक देश जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, दूसरा देश जो है वो उसके मुकाबले कमजोर है। 2 देश है, एक ताकतवर है एक कमजोर है। इन दोनों की अगर इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए तो युद्ध होने के चांस कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई ताकतवर देश है तो वो तुरंत उसको हमला करके उसको खत्म कर सकता है कमजोर देश को। लेकिन अगर यहीं पे कंडीशन में बदल दूं, मान लो इधर एक ताकतवर देश है और दूसरी तरफ भी जो दूसरा देश है वो ताकतवर है, दोनों ही शक्तिशाली हैं, बहुत ज्यादा एकदम बराबर के हैं, तो ऐसे में युद्ध के चांस क्या होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो अब आपको बोलना है कि युद्ध के चांस बिल्कुल कम होंगे, या कम भी मत बोलो, ना के बराबर चांस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों इस बात को समझते हैं अगर हमला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो दोनों को भयंकर तबाही उठानी पड़ेगी, ठीक है, देखनी पड़ेगी। सेम यही कंडीशन थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि जो अमेरिका था वो भी ताकतवर था और सोवियत संघ जो था वो भी ताकतवर था, दोनों ताकतवर थे, इसीलिए युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपरोध या रोक और संतुलन की नीति। अब आप इसे समझो, अपरोध से क्या अभिप्राय है। देखो, जब दोनों पक्ष यानी जो भी मतलब जैसे एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, जब दोनों बहुत ताकतवर हों, एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसे पता है भयंकर परिणाम उसके होंगे। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसी कारण से दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा विश्व युद्ध से दुनिया बच गई। अब यहां पे आप एक बार थोड़ा सा सोचो, मान लो अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर होता और यूएसएसआर जो है वो काफी कमजोर होता, तो क्या ऐसे में युद्ध नहीं होता? पक्का युद्ध होता और अमेरिका यूएसएसआर को उस टाइम पे खत्म कर चुका होता। क्यों? क्योंकि जब ताकतवर और दोनों ताकतवर होंगे तो चांस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। पर अगर एक ताकतवर एक कमजोर होगा तो चांस जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही अपरोध और संतुलन वाली नीति भी आपको थोड़ा समझते हुए चलना है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है नाटो से रिलेटेड। हालांकि नाटो किससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको यही बताऊंगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाटो का पूरा नाम बताओ, या तो कई बार नाटो का पूरा नाम पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि नाटो कब बना था, आप बोल दोगे 1949 में बना था। यही 2 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका ने क्या करा, अपना एक सैन्य संगठन बना लिया, या अपना एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या है, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म अगर हम पूछे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो था नाटो, यह अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था आप इसकी डेट याद रख सकते हो। अगर आपको डेट याद नहीं होती तो आप इसको कट कर दो, आपको केवल इतना याद रखना है 1949 में, ठीक है। इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी आप अपना क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो ये आपके यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं बस। लेकिन अब आगे क्या पता इस साल यहां से भी क्वेश्चन आ जाए, नाटो के उद्देश्य क्या थे, तो इसको समझो। देखिए क्या था कि जब
नाटो बनाया गया था उस समय में, आप देखो कि कैसा माहौल था दुनिया में। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे, हथियारों की होड़ में लगे हुए थे। तो उस समय ये बनाया गया था, तो अमेरिका ने बनाया था। सभी सदस्य, इसका जो उद्देश्य था कि सभी सदस्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद भी करा करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर किसी एक देश पे हमला हो गया, मान लो किसी एक देश पे हमला हो गया, तो उसे सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो अब यहां से मेरा आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि जब नाटो बनाया गया था उस समय इसके कितने सदस्य देश थे। देखिए मैं आज के समय में नहीं पूछ रहा हूं, मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, बहुत सारे बच्चों ने 1961 सही जवाब दिया, पर बहुत सारे बच्चे 1989 भी जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो उसको गिराने की डेट भी बता रहे थे। मैं आपको गिराने की डेट नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे नाटो की मैं आज के सदस्य नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जब नाटो बना था अप्रैल 1949 में, उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे। आप कमेंट में अपने नाम के साथ मुझे लिख के बताइए। आगे आ जाता है सीटो और सेंटो, ठीक है। सीटो सेंटो संगठन भी बनाए गए थे जब अमेरिका ने नाटो बनाया, तो ऐसे में जो था सोवियत संघ था वो पीछे कैसे रहने वाला था। सोवियत संघ ने क्या करा, सोवियत संघ ने भी एक संगठन बना लिया जिसको क्या कहा जाता है, 1955 में बनाया था, जिसको कहा जाता है वारसा पैक्ट, वारसा संधि हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें भी कुछ देशों का ग्रुप बना था, इसका उद्देश्य था नाटो से मुकाबला करना, ठीक है। तो ये हो गया नाटो वारसा हो गया। अब आते हैं हम सीटो और सेंटो पे। हालांकि यहां से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर इस साल शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांस हैं। तो सीटो कब कैसे हुआ है इसको ध्यान दो। तो सीटो का पूरा नाम देखो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसकी स्थापना की बात करें सीटो, तो 1954 1954, सीटो 1954 याद रखो। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाए कि ये जो सीटो था इसका उद्देश्य क्या था, तो भाई देखो इसका उद्देश्य था कि ये जो साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति है, जो यूएसएसआर जो थे वो साम्यवादी थे, इनकी जो विस्तारवाद नीति है यानी दूसरे देशों को शामिल करना, इससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यानी ये एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था, ताकि साम्यवाद जो है इन देशों में ना फैल पाए। क्योंकि आपको पता है अमेरिका जो था वो हमेशा से किसको बेहतर मानता था, पूंजीवाद को, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि साम्यवाद किसी भी तरीके से फैले, ठीक है। इसलिए ये सीटो सेंटो नाटो बाटो जो भी है बनाए जा रहे हैं। तो आप इनको डेट वगैरह थोड़ा सा याद रखना कब बने थे, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है आपसे। अब यहाँ पे अगर सेंटो का क्वेश्चन पूछे तो सेंटो का स्थापना पूछे तो 1955 लिखो। अगर ये पूछे इसका पूरा नाम क्या है तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है। अब यहां से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे अगर आएगा तो, लेकिन फिर भी इसके उद्देश्य भी समझते रहो, क्या पता उद्देश्य से क्वेश्चन आ जाए। तो सेंटो बनाने का उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व जो है उससे दूर रखना है। यानी कि जो मैप में अगर देखते हैं तो जो मध्य पूर्व वाला जो हिस्सा आता है उस हिस्से से सोवियत संघ को दूर रखना है, और साम्यवाद का जो प्रभाव बढ़ रहा था उस प्रभाव को रोकना है, इसलिए ये सेंटो बनाया गया था। तो नाटो, सीटो, सेंटो और वारसा, ये चारों में आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। आप बस इतना लिख लो कि ये कब बने हैं, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं, यहां से हमारा पार्ट 2 जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक, और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं और बारीकी से नहीं समझ पाते, इसलिए गलती कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। कहते हैं कि महाशक्ति जो थी वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। देखिए महाशक्तियां जो थी वो अपने आप में इतनी ताकतवर थी। आप देखोगे अमेरिका के पास कितने मतलब लेटेस्ट हथियार या फिर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितना समृद्ध था अमेरिका। सेम ऐसा ही यूएसएसआर भी बहुत ज्यादा समृद्ध था, बहुत अच्छा था, ठीक था, ताकतवर था। तो ऐसे में जब ये पहले से ही इतने ताकतवर थे तो ये छोटे देशों से गठबंधन ही क्यों बनाना चाहते थे, क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहते थे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन ये है कि महाशक्ति छोटे देशों से गठबंधन क्यों बनाती थी, इससे महाशक्ति को क्या लाभ था। तो देखिए उनको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो संसाधन होते हैं, महत्वपूर्ण जो संसाधन होते हैं वो संसाधन मिल जाएंगे छोटे देशों से। उनकी भूमि मिल जाएगी, भूक्षेत्र का वो इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने देखा ना अभी क्यूबा, किस तरीके से क्यूबा की जमीन का इस्तेमाल सोवियत संघ ने कर लिया परमाणु मिसाइलें तैनात करके। ऐसे ही अगर इनको
छोटे देश मिल जाएंगे तो उनकी भू क्षेत्र पे जासूसी या मिसाइलें तैनात करना, कई तरह के काम किए जा सकते हैं, सैनिक ठिकाने बनाए जा सकते हैं, आर्थिक मदद भी एक तरह से देखी जाए तो मिल जाती है। तो ये तो है क्वेश्चन की महाशक्ति अगर छोटे देश से गठबंधन बनाए तो इससे महाशक्ति को क्या फायदा है। बट कल जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो इसका बिल्कुल अपोजिट था कि जो छोटे देश महाशक्ति में शामिल हो रहे थे उससे छोटे देशों को क्या फायदा था। तो देखिए फायदा जो था इसमें दोनों को था, इसमें छोटे देशों को भी फायदा था जो शामिल हो रहे थे और जो महाशक्ति थी उसको भी फायदा था। दोनों के फायदे लेकिन अलग अलग हैं, यही आपको समझने हैं। छोटे देशों को फायदा यह है कि भाई महाशक्ति उनको सुरक्षा का वादा कर देती थी, आर्थिक मदद मिल जाती थी, सैन्य सहायता मिल जाती थी, हथियार मिल जाते थे। ये तो हो गए छोटे देशों को लाभ। और महाशक्तियों को क्या लाभ है कि उनको भू क्षेत्र मिल जाता था, ठीक है, सैन्य ठिकाने की हो जाता था, आर्थिक वहन हो जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो जाती थी। तो ये यहाँ पे आप 4 पॉइंट यहाँ पे देख चुके हो और 4 पॉइंट आप यहाँ पे देख चुके हो। तो दोनों का अंतर आपको बस समझ के रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें हमने देखा है पार्ट 2। पार्ट 3 जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी कि किस प्रकार से गुट निरपेक्ष जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष की शुरुआत हम देखेंगे पार्ट 3 में। और इससे पहले चैप्टर को खत्म करने से पहले ये लास्ट टॉपिक और समझ लो, और ये नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट टॉपिक ये है कि दोनों महाशक्तियां जो थी आपने देखा 1945 से ही उन्होंने हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए। एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका अपना हथियार बढ़ाए जा रहा है। ऐसे ही यूएसएसआर जो है वो भी अपने हथियार को खूब बढ़ा रहा है। दोनों अपने हथियारों को खूब बढ़ा रहे थे, ठीक है, दोनों ही अपने हथियारों को खूब बढ़ा रहे थे। ऐसे में दोनों को एक बात महसूस हुई, उन्होंने सोचा कि हम हथियार बढ़ाए तो जा रहे हैं, अगर मान लो कल को गलती से हमारे बीच में युद्ध हो गया, अगर युद्ध हो गया तो दोनों ही ताकतवर हैं, भयंकर परिणाम उठाने पड़ेंगे, यानी दोनों ही नष्ट हो जाएंगे और दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो ऐसे में इन्हें ऐसा महसूस हुआ, दोनों महाशक्तियों को महसूस हुआ कि हमें कुछ ना कुछ लगाम लगाने की जरूरत है अपने इन बढ़ते हुए हथियारों पे, यानी दोनों को हथियारों पे कुछ ना कुछ लगाम लगाने की जरूरत है। तो ऐसे में 1960 के दशक में, 1960 के दशक का मतलब है 1960 से लेकर 1970 के बीच, यानी 10 साल के बीच की जो घटनाएं आती हैं वो दशक में आ जाती हैं। ठीक है, यानी 1960 के दशक में 3 महत्वपूर्ण संधियां हुई, और ये 3 महत्वपूर्ण संधियां, इसके केवल आपको नाम याद रखने हैं: परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 संधियां की थी दोनों महाशक्तियों ने। और कब की थी ये संधियां? 1960 के दशक में की थी। क्यों की थी? क्योंकि दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था हथियार हमने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, अगर कल को इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ा तो ये हमारी मौत का ही जिम्मेदार बनेंगे, यानी हम खुद अपनी मौत के लिए हथियार इकट्ठे करे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ताकतवर थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम संधि कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इतना पढ़ना था बस। ये पार्ट 2 था, और पार्ट 3 में हम देखेंगे गुट निरपेक्ष, और गुट निरपेक्ष से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में। तो मेन जो सारे हैं आपको मेन जो आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो है वो सारी चीजें आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।